हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो है नगरीय निकाय। देखिए, आप छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीपीएससी का दे रहे हो, व्यापम का दे रहे हो, एसीएफ का दे रहे हो, तो उसमें जो है नगरीय निकाय से बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नगरीय निकाय से और आपके पंचायती राज थे। तो इसी को जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि इससे संबंधित जिस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं नगरीय निकाय। तो देखिए, जो नगरीय निकाय है उसको जो है संविधान में संशोधन किया गया था और 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जो है आपके नगरीय निकाय को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये किया क्यों गया था? तो देखिए, ऐसे बहुत से राज्य थे, ठीक है, तो उन राज्यों में विभिन्न कारण से जो है स्थानीय निकाय जो है बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए थे, या तो ये कहा जाए कि बेअसर होते जा रहे थे। जैसे कि नियमित रूप से चुनाव नहीं हो पाना, लंबे समय तक जो है उस भंग रहना, ठीक है, और बहुत से ऐसे कर्तव्य थे, अधिकार थे, उनका जो है सही से हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। तो इसी सब कमी को दूर करने के लिए, इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए जो है आपका 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो है आपके नगरीय निकाय को जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में जो है एक डीप में वीडियो बनाया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से जो है आप पॉलिटी से संबंधित जितने वीडियो हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी को पूरी तरीके से कवर कराया गया है। अगर आप उन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो उसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो पीएससी के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, जरूर जो है उससे आपको लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें आपको नगरीय निकाय को जोड़ा गया था। अब ये जो है, देखिए, सबसे पहले जब संविधान संशोधन होता है तो उसमें जो है दो सदन होते हैं, एक तो आपको लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, तो उसमें जो है कोई भी संशोधन लाया जाता है तो कोई एक सदन में लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इस संशोधन से रिलेटेड जो प्रस्ताव था वो सबसे पहले जो है आपके लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा में जो है इसको 22 दिसंबर 1992 को जो है लोकसभा में 74वां संविधान संशोधन जो है पारित किया गया, पास कर दिया गया। उसके बाद जो है ये संशोधन ये जो है आगे भेजा गया कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, पहले सदन लोकसभा में आया, उसके बाद जब यहाँ से पास हो गया तब ये कहाँ भेजा गया था? तो राज्यसभा में। फिर जब राज्यसभा में ये जो है 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ। अब जब दोनों सदन में पास हो जाने के बाद जो है जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको जो है राष्ट्रपति को उसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जब भेजा गया इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के बाद, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इस पर जो है 1 जून 1993 को हस्ताक्षर किए गए और ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ये संशोधन जो है पारित हो गया और 1993 में जो है 74वां संविधान संशोधन जो है हमारे सामने आया। अब देखिए इसमें हुआ क्या? तो देखिए, ये जो है संविधान संशोधन किया गया, तो इसको जो है आपके जो भाग 9 है संविधान में, देखिए भाग 9 है, जिसमें कि क्या है आपका पंचायती राज है। जब नगरीय निकाय जैसे ही खत्म होता है हम सीधे जो है पंचायती राज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाग 9 में जो है पंचायती राज था, जिसको 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था। और भाग 9A या फिर भाग 9 का जो है आपके संविधान में जो है 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जिसमें कि जो है आपके नगरीय निकाय को इसमें रखा गया और इसमें जो है 18 अनुच्छेद जो है जोड़े गए इससे संबंधित। ठीक है, जो कि आपके 243(10) से लेके 243(6) तक जो है जोड़ा गया। अभी हम जो है आगे इन अनुच्छेद को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो संविधान में जो आपकी अनुसूची है, जो 12 अनुसूची आपके संविधान में जो दी गई है, तो उसके अनुसूची 12वीं अनुसूची में जो है आपके नगरीय निकाय को रखा गया। 11वीं अनुसूची है जिसमें कि जो है आपके पंचायती राज है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें जो है आपका नगरीय निकाय है। तो इससे जो है विषय को भी पूछा जाता है कि नगरीय निकाय में कितने विषय हैं। ठीक है,
तो नगरीय निकाय में जो है आपकी जो अनुसूची है उसमें जो है 12 विषयों को जो है शामिल किया गया है। आपके पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय को मतलब इस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 29 विषय जो है पंचायती राज से संबंधित है और 18 जो विषय हैं वो जो है आपके नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है? तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब चलिए जो है एक-एक करके जो है अनुच्छेद को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हम अनुच्छेद को जो आपके भाग क में जो शामिल है, संविधान के भाग 9 क में जो है जो 18 अनुच्छेद जो नगरीय शासन नगरीय निकाय से दिया गया है, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 243 है देखिए इससे जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे पीएससी में, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 243 है जिसमें कि जो है आपके नगरीय शासन की नगरीय निकाय में जो आप 3 जो भागों में बाँटा गया है, एक तो नगरीय पंचायत है, नगरीय परिषद है और जो नगर निगम है, ठीक है? तो उनकी जो है यहाँ पे परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है उसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। 243 है जिसमें कि जो है नगर पालिका के जो गठन है उससे संबंधित यहाँ पे प्रावधान किया गया है। 243 है जिसमें कि जो है वार्ड समिति के गठन के बारे में बताया गया है और घ में जो है इसकी संरचना को डिस्कस किया गया है, ठीक है? और ना है 243 ना जिसमें कि जो है आपके जो स्थानों का आरक्षण जैसे एससी एसटी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, तो उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। अब आगे देखते हैं 243 है जिसमें कि जो नगर पालिका की जो अवधि है, ठीक है? कितने समय के लिए रहेगा या कितना उसका कार्यकाल रहेगा, इसको बताया गया है। आगे जो है आपकी जो सदस्यता की जो निहत्ता है, ठीक है? उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे जो देखते हैं तो जो नगर पालिका जो 43वां है 243वां उसमें जो है नगर पालिका है, ठीक है? जितने भी है नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, ठीक है? तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो उत्तरदायित्व है उसको बताया गया है। भ में देखते हैं तो जो उसपे नगर पालिका द्वारा जो अधिरूपित करने वाले जो शक्ति है या उनके जो नियम है, कानून है, निधियाँ हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है। 243वां में जो है वित्त आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है और 243 में जो है लेखाओं की जो समीक्षा की जाती है नगर पालिका के संबंधित, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है? और नगर पालिका के निर्वाचन को 243 क में देखा गया है। बाकी ये सारे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नगर निकाय की जो संरचना है वो किस तरह से, ठीक है? तो देखिए नगर निकाय को जो है 3 भागों में बाँटा जाता है जिसमें कि आपका पहला है आपका नगर पंचायत है, दूसरे में जो है आपका नगर परिषद है और तीसरा जो है नगर निगम है। जो नगर पंचायत होते हैं वो जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं। संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब है कि ऐसे नगर होते हैं जो ग्रामों से नगर बनने की जो प्रक्रिया में होते हैं, ठीक है? पहले गाँव थे अब वो जो है नगर बनते जा रहे हैं। ये जो है आपके संक्रमणकालीन क्षेत्र में आते हैं और उनको जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। आगे जो है नगर परिषद होते हैं, तो नगर परिषद जो है एक लघुत्तर निकाय क्षेत्र होता है जो छोटे शहर होते हैं उनमें जो है ये स्थापित किया जाता है क्या? नगर परिषद, ठीक है? आगे जो नगर निगम है, ठीक है? तो नगर निगम जो है एक बृहत्तर निकाय क्षेत्र होती है, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, जो बड़े-बड़े नगर होते हैं, ठीक है? उसमें जो है नगर निगम की स्थापना की जाती है। अब इस संक्रमणकालीन क्षेत्र या नगर पंचायत के लिए कोई क्राइटेरिया भी होगा तो इसको जनसंख्या को क्राइटेरिया लिया जाता है। तो जिन नगरों की जनसंख्या जो है 10,000 से 20,000 के मध्य होती है, उनको जो है वहाँ पे जो है नगर पंचायत स्थापित किया जाता है। नगर परिषद तो जहाँ पे जिनकी जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से अधिक और 3 लाख से कम जहाँ की जनसंख्या होगी, वहाँ पे जो है नगर परिषद बनाए जाते हैं। आगे जो नगर निगम है तो नगर निगम के लिए वहाँ की जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है? 3 लाख से जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे जो है नगर निगम स्थापित किए जाएँगे। आगे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है 112 नगर पंचायत स्थापित है और जो नगर परिषद की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 44 नगर परिषद है, ठीक है? जिसमें नया जो नगर परिषद बना है वो था आपका सारंगढ़। आगे देखते हैं नगर निगम की बात करते हैं तो 14
नगर निगम जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं, जिसमें से नया जो है कौन सा है, रिसाली। अभी जो लेटेस्ट आपका बना है 10 फरवरी को बना था, रिसाली जो है वो जो है 14वां जो है नगर निगम बना है, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है नगर परिषद की स्थापना कब की गई थी, सबसे पहले कब हुई थी। तो 1867 में जो है आपके नगर परिषद बना था, या नगर पालिका अगर पूछा, नगर पंचायत और नगर परिषद दोनों को अगर पूछा जाता है तो 1867 में बना था। और छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1967 में, और पहला जो नगर निगम बना था वो रायपुर नगर निगम था। ठीक है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, फैक्ट है। चलिए अब जो है हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं जो 14 नगर निगम है कहाँ स्थित है। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके बारे में कुछ फैक्ट को भी देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो 14 जो नगर निगम है वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो दुर्ग जिले में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो नगर निगम वाला जो जिला है वो कौन है, दुर्ग है। तो दुर्ग जिले में जो है 14 जो है नगर निगम स्थापित किए गए हैं। पहला है आपका क्या है, भिलाई नगर निगम, दूसरा है आपका दुर्ग, ठीक है, तीसरा है चरौदा, और चौथा जो नगर निगम बना है वो है आपका रिसाली। ठीक है, तो ये 4 जो है नगर निगम आपको ध्यान रखने हैं, भिलाई, दुर्ग, चरौदा और रिसाली। ठीक है, तो 4 जो है सबसे ज्यादा जो है आपके नगर निगम जो है दुर्ग में स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं तो रायपुर नगर निगम है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है और सबसे पहला जो नगर निगम है वो था आपका रायपुर, और ये बना कब था, 1967 में। और रायपुर जिले की अगर बात करते हैं तो रायपुर जिले में 2 नगर निगम है, एक है आपका रायपुर और दूसरा है आपका बिरगांव। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ आते हैं कोरिया में, ठीक है, तो कोरिया में है आपका एक नगर निगम है चिरमिरी नगर निगम। ठीक है, तो कोरिया जिले में जो है चिरमिरी नगर निगम है। अंबिकापुर नगर निगम है जो कि कहाँ है, आपके सरगुजा जिले में है। कोरबा में है, तो कोरबा में जो है कोरबा ही जो है एक नगर निगम है, कोरबा जिले में ही है। ठीक है, दूसरी आगे देखते हैं तो बिलासपुर है जिला, तो बिलासपुर में बिलासपुर नगर निगम ही स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा नगर निगम रायपुर था, और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे कोरबा जो है दूसरे नंबर पे जो है नगर निगम बना, मतलब बड़ा नगर निगम है। रायगढ़ की बात करते हैं तो रायगढ़ में खुद जो है रायगढ़ ही नगर निगम है। ठीक है, आगे देखते हैं तो धमतरी नगर निगम है, राजनांदगांव नगर निगम है। ठीक है, और बस्तर में आते हैं तो बस्तर में जो जगदलपुर है तो जगदलपुर जो है नगर निगम है। तो इस तरह जो है 14 जो नगर निगम आपके छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं तो देखिए अभी हाल ही में जो है संशोधन किया गया था, जब चुनाव होने वाला था आपका नगर निगम से संबंधित, तो 2 संशोधन किए गए थे। एक तो नगर पालिका अधिनियम छत्तीसगढ़, नगर पालिका 1961 पे जो है संशोधन किया गया था कुछ, और नगर इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है कौन आते हैं, तो आपके जो नगर पंचायत है और नगर परिषद है। ठीक है, ये जो है इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें संशोधन किया गया था। इसी को संशोधन के साथ जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये जो है 25 अक्टूबर 2019 को जो है राजपत्र में जारी कर दिया गया था। आगे जो है आपके छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में जो है संशोधन किया गया था, जो कि आपके नगर निगम से संबंधित है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं नगर पालिका अधिनियम, या फिर नगर पालिका से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पद कौन कौन से हैं, किस तरह से उनको चुना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तरफ नगर पंचायत लिखा है मैंने, एक साइड मैंने लिखा है आपका नगर परिषद। यहाँ पे जो पद है, जो क्राइटेरिया है उसको लिखा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो जो अध्यक्ष का पद होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष का है तो इनका जो है निर्वाचन नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। पहले क्या होता था कि जब संशोधन नहीं किया गया था तब अध्यक्ष को जो है
अध्यक्ष का निर्वाचन होता था और इनका जो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था। अब जो है इसमें चेंजेस किया गया है और ये जो है अब होगा इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली मतलब जो पार्षद होंगे, पार्षद जो निर्वाचित होकर जो पार्षद आएंगे वो अपने में से ही, अपने सदस्यों में से ही जो है किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। ठीक है, पहले भी जो उपाध्यक्ष जो है इस तरह से चुना जाता था, अब अध्यक्ष भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, अब पार्षद जो होते हैं नगर परिषद में भी यही प्रावधान कर दिया गया है कि जो ये है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। पार्षद जो है मतदान के थ्रू, निर्वाचन के थ्रू जो है जुड़ते हैं और ये जो है इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो जो ये जो है लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में वे विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी ये सदस्य हो सकते हैं। और आगे देखिए तो जो नगर प्रशासन में जो अनुभवी व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो इनको जो है नगर प्रशासन का जो है अनुभव होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से सेलेक्ट होके आता है तो वो जो है मैक्सिमम 3 साल जो नगर पंचायत के लिए है और नगर परिषद के लिए मैक्सिमम 5 साल का जो है उनको अनुभव होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अध्यक्ष और पार्षद के रूप में जो है निर्वाचन की जो अर्हता है, जो योग्यता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपके जो मतदान में जो निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, नगर पालिका निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में वो नामांकित होना, मतलब वो मतदान दे सकने वाला होना चाहिए और उनका मतदाता के रूप में जो है उनका नामांकन जो है होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पहली अर्हता होगी या योग्यता होगी अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के लिए। दूसरी जो है इनकी आयु सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, जब ये चेंज नहीं हुआ था अध्यक्ष का, तो पहले क्या था कि अध्यक्ष के लिए जो है मिनिमम जो है एज कितना था, 25 साल था और पार्षद के लिए कितना था, 21 साल था। ठीक है, लेकिन जब इसमें चेंजेस किए गए, अधिनियम में परिवर्तन किए गए, तो अब क्या हो रहा है कि पार्षद जो है अध्यक्ष को अपने बीच में से ही चुन रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो पहले जो है पार्षद के रूप में निर्वाचित होके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो न्यूनतम अगर इसकी जो होनी चाहिए आयु सीमा, वो जो है कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब पार्षद किसी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, मतलब अगर कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ये नहीं कि वो 3-4 वार्ड से जो है वो एक खड़ा हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो है सिर्फ एक वार्ड से ही जो है वो पार्षद के चुनाव जो है लड़ सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या होता था, वो पार्षद और अध्यक्ष दोनों के लिए जो है एक साथ खड़ा हो सकता था। ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि अगर कोई व्यक्ति पार्षद या अध्यक्ष दोनों जीत जाता है, ठीक है, अगर पहले क्या था कि पार्षद और अध्यक्ष के दोनों के चुनाव के लिए जो है एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था, और अगर ये पार्षद भी बन जाता है और अध्यक्ष पद, दोनों के पद में ये जीत जाता है, तो 7 दिन के भीतर क्या होता था कि उसको जो है या तो पार्षद के पद से त्यागपत्र देना पड़ता था या अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देना पड़ता था। लेकिन अब जो है ये जो है सिस्टम जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि जो पार्षद ही जो है आगे जो बन के जाएंगे वहीं से जो है वो चुने जाएंगे अध्यक्ष। तो ये जो 2 सिस्टम था वो जो है खत्म हो चुका है और अब जो पार्षद है वो किसी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, और अध्यक्ष जो है कि किनमें से होगा, जो अभी चेंजेस हुआ है, तो जो पार्षद होंगे, ठीक है, वो अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे जो कि अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे कि 10 वार्ड है, ठीक है, 10 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, अब यहाँ पे जो है 2 वार्ड, मान लो कि 2 वार्ड में जो है किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, और 8 वार्ड में चुनाव हो चुका है, तो ये 8 वार्ड वाले जो है आगे पार्षद बन के जाते हैं। तो ये जो है इससे मैटर नहीं करेगा कि ये 2 चुनाव की अगर लंबित हो जाता है, ये 2 वार्ड के जो चुनाव है अगर लंबित हो जाता है या फिर बाद में होना है, तो ये नहीं कि इन 2 चुनाव की वजह से जो है अध्यक्ष पद को रोक के रखा जाए। जितने लोग वहां पे गए हैं, जितने पार्षद बन के गए हैं जो 8 वार्ड के, वो जो है अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पार्षद के चुनाव के लंबित होने के कारण, ठीक है, वो उसकी जो अध्यक्ष पद की जो प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं
वार्डों की संख्या, नगर पंचायत या नगर परिषद बनाने के लिए वहाँ पे कितने वार्ड जो है होने चाहिए, मतलब उसमें पार्षद या अध्यक्ष पद के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए कि न्यूनतम जो वार्ड की संख्या वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो 15 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है इसके लिए सूचना कौन जारी करता है, तो राज्य सरकार जो है राजपत्र में जो है अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, वहाँ के नगर परिषद होगा या नगर पंचायत होगा इस चीज के लिए। आगे देखते हैं कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड में जो है जनसंख्या लगभग एक समान होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 15 वार्ड है, ठीक है, तो एक वार्ड में जनसंख्या 14 है, दूसरे वार्ड में 15 है, तीसरे वार्ड में 16 है, इस तरह से नहीं। जितने भी वार्ड होंगे वहाँ पे जो जनसंख्या जितने लोगों की होगी वो सारे वार्ड में कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन क्या है, तो जो निर्वाचित अधिसूचना, मतलब जैसे कि चुनाव हो गया, ठीक है, पार्षद चुन के आ गए, अब उनका नाम भी जारी कर दिया गया कि इस वार्ड से इस नाम का जो है पार्षद बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है निर्वाचन की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई। तो प्रथम सम्मेलन क्या होगा कि जब निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है उसके 15 दिन के भीतर जो है प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये बुलाएगा कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिकृत अधिकारी होंगे, ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग जिसको चुनेगा, ठीक है, वो जो है इस सम्मेलन को बुलाएगा। क्लियर है, और यहीं पे प्रथम सम्मेलन में ही जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, जो प्रथम सम्मेलन होंगे उसमें ही जो है ये चुन लिया जाएगा कि हाँ इसको जो है हम अध्यक्ष बनाएंगे और इसको जो है हम क्या बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 15 दिन के भीतर, अगर किसी कारणवश 15 दिन के भीतर ये चीजें नहीं हो पाती है या चुनाव नहीं हो पाता है, किसको अध्यक्ष बनाना है किसको उपाध्यक्ष बनाना है, तो ये टाइम बढ़ाकर 30 दिन कर दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है 30 दिन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 30 दिन के बाद भी ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हाँ ये अध्यक्ष होगा कि ये उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, फिर जो विघटन हो जाता है, ठीक है, उस परिषद या पालिका का जो है विघटन हो जाता है। 30 दिन के पश्चात निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद जो है अगर फिर भी चुनाव नहीं हो पाया, चुन नहीं पाए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। और ये कौन बताएगा कि हाँ हम विघटित कर दे, तो राज्य सरकार जो है इसको जारी कर देती है कि हाँ इसका जो है विघटन हो चुका है। आगे देखते हैं निर्वाचन या वोट। तो ये मैंने बता दिया कि पार्षद जो होंगे वो निर्वाचित होके आएंगे, मतदान के थ्रू आएंगे, और जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है तो उनको जो है पार्षद अपने बीच में से ही क्या करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, और अगर किसी को व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी कोई चाहता है कि ये बने, ठीक है, तो 3-4 लोग को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये जो है अध्यक्ष बनेगा, ये उपाध्यक्ष बनेगा। अब इसमें क्या होता है, वोट दिया जाएगा, पार्षद के थ्रू जो है बोला जाएगा कि हाँ इसको इतने मत देते हैं, इसको इतने मत दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो इनमें जो है वोट जो है बराबर की स्थिति आ जाती है कि इसको भी जो है 15 वोट मिल गए, इसको भी जो है पार्षदों द्वारा 15 वोट मिल गए, तो किया क्या जाता है कि वोट बराबर हो जाने की स्थिति में जो है लॉटरी निकाला जाएगा। ठीक है, इसके नाम से या इसके नाम से एक लॉटरी दे दिया जाएगा, फिर उसमें जो है लॉटरी के थ्रू निकाला जाता है कि इसको बनाया जाएगा पार्षद, किसको हम जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ये निर्वाचन होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम जो है आरक्षण को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नगर परिषद और नगर पंचायत में देखिए, जो पहले जो है पार्षद के लिए भी अलग से जो आरक्षण होता था और अध्यक्ष के लिए भी जो है आरक्षण होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि जो पार्षद है वही जो है आगे अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो अब केवल जो है हम पार्षदों का ही जो है आरक्षण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इनके जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गई है, समान हो गई है। तो यहाँ पे देखिए पार्षद क्या होगा कि SC ST के लिए जो रिजर्व कितना होता है, तो 50% जो है SC ST के लिए रिजर्व होगा या आरक्षण होगा। ठीक है, अब SC ST का जो है वहां पे कम है, अगर 50% से कम आरक्षण दिया जाता है किसी स्थान पे SC ST को, तो वहां पे जो है OBC को जो है 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है,
तीसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, महिलाओं के लिए जो है 33% का आरक्षण दिया जाएगा पार्षद पद के लिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है ये आरक्षण होगा, उसके बाद हम अध्यक्ष पद पे आते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि कहीं पे 20 वार्ड है, ठीक है। 20 वार्ड में मान लो एक वार्ड पे जो है एसटी का आरक्षण जो है, क्योंकि वहां पे संख्या के हिसाब से जो है आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो वहां पे एससी एसटी को जो है 30% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें जो है 30% का आरक्षण दिया गया है, तो 20 वार्ड में जो है का 30% अगर निकालते हैं तो जो 6 सीट होगी, अगर हम इसका निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, तो कितना आएगा, 6 सीट। तो ये 6 सीट जो है, मतलब 20 वार्ड में 6 सीट जो है किसके लिए आरक्षित होगी, एससी के लिए होगी, ठीक है, एसटी के लिए होगी, ठीक है। ये जो है आरक्षण होगा। अब यहाँ पे महिलाओं को किस तरह से एसटी के महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो महिलाओं के लिए सभी जगह पे, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो या रिजर्व हो, सब की जगह में उनको जो है 1/3 या 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने निकाल लिया कि 20 वार्ड में 6 सीट जो है आपके किस को दिया जा रहा है, एसटी को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है एसटी की जो महिला है उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस 6 सीट में जो है 33% मतलब 1/3, ठीक है। तो 1/3 मतलब 2 जो है सीट जो है किनको मिलेगी, जो एसटी का जो फीमेल होगी, जो एसटी की जो फीमेल होगी उसको जो है वहां पे 2 सीट दी जाएगी। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आते हैं एससी पे। एससी पे मान लो वहां पे जो है 10% का जो है 20% का जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो 20% का आरक्षण मतलब उसको कितना सीट मिलेगा 20 वार्ड में, तो 2 सीट जो है उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 2 सीट का जो 1/3 होगा वो जो है किसको दिया जाएगा, महिलाओं को। अब यहाँ पे देखिए 2 का तो 1/3 निकल नहीं पाएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे जो है पॉइंट अगर 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होगा तब जो है वहां पे 1 होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, तब वहां पे सीट मिल सकता है। लेकिन जब हम जो है 2 का 1/3 निकालते हैं तो बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे जो है कोई भी एससी फीमेल का आरक्षण नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं ओबीसी। तो यहाँ पे देखिए 40 अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, 50 है, 40 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 लिया था, सॉरी 10% था। तो यहाँ पे अगर हम 40% लेते हैं, ठीक है, तो बच्चे 10%, तो 50% से ये कम है। तो 50% से कम होने की वजह से जो है यहाँ पे 25% जो आरक्षण किनको दिया जाएगा, तो ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 10% इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं एससी एसटी आरक्षण को, तो ये 40% होता है। अब ये 40% हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर 50 किसी क्षेत्र में, किसी वार्ड में अगर एससी एसटी को 50% से कम आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहां पे जो ओबीसी का आरक्षण कितना होगा, 25% होगा, ठीक है। तो अगर हम ओबीसी का 25% आरक्षण निकालते हैं, तो आपको परसेंट तो निकालने आता ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम परसेंट निकालते हैं। तो ये हो गया क्या कि ये हो गया आपका 5 सीट, ठीक है। तो 5 सीट जो है वहां की किसको मिलेगी, ओबीसी को मिलेंगे, ठीक है। और इसका भी जो है 1/3 अगर निकाले तो 1/3 में जो है 1 सीट जो है वहां के फीमेल को जो है जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल आरक्षण कितना हो गया, 13, ठीक है। अब 13 वार्ड में जो है आरक्षण हो गया। तो अब बचा कितना, 7। तो ये जो 7 है, अगर हम 20 में 13 को माइनस करते हैं 7, तो ये जो 7 सीट बचे हैं वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी जो है अनरिजर्व की जो महिलाएं होंगी, ठीक है, अनरिजर्व की जो कैटेगरी की जो महिलाएं होंगी उनको जो है 1/3 दिया जाएगा। और जिसमें जो है 3 सीट, अगर हम 7 का निकालते हैं तो 3 सीट जो है किसको दिया जाएगा, अगर देखिए 2 पॉइंट से अगर ज्यादा है, ठीक है, 5 से अगर ज्यादा है तो वहां पे जो है 3 सीट मान लिया जाता है। अगर कम होता है तो वहां पे जो है 2 सीट मान लिया जाएगा। अगर हम इसका 1/3 निकालते हैं तो 2.5 से ज्यादा आता है, तो इसलिए वहां पे 3 सीट जो है उसको गिना जाता है और 3 सीट जो है वहां की अनरिजर्व महिलाओं को दिया जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें जो है समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं कि हमने निकाल लिया कि 20 जो सीट है उसको हमें इस तरीके से इतने लोगों को जो है एससी को इतना सीट देना है, एसटी को इतना सीट देना है, ओबीसी को इतना सीट देना है। इस तरह से हमने जो है निकाल लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वार्ड के लिए देना है? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कौन से महिलाओं को देना है, तो इसके लिए जो है कलेक्टर के द्वारा, ठीक है, जो वहाँ के आईएएस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लॉटरी करके जो है निकाला जाता है कि हाँ इस महिला को या इस एससी एसटी को जो है हमें देंगे। तो एक में क्या किया जाता है, एक में जो है वार्ड नंबर और उस एससी या एसटी ओबीसी महिलाओं का जो है नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो उसमें वार्ड नंबर 7 से किसी महिला का नाम निकल के आता है, तो वो जो महिला है, ठीक है, वो उस वार्ड की जो है वार्ड नंबर 7 की जो है वो एसटी मतलब आरक्षण जो है उनको दिया जाएगा। और जो ये आरक्षण जो दिया गया है वो याद रखिएगा सिर्फ एक चुनाव के लिए ही फिक्स होता है, अगले चुनाव के लिए फिर से आगे जो है इस तरह का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर वहाँ पे वार्ड नंबर 7 के लिए अगर लॉटरी के थ्रू निकल गया कि यहाँ की एसटी जो फीमेल है उसको जो है आरक्षण दिया जाएगा, अगर फीमेल वहाँ की एसटी है तो ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई एसटी फीमेल ही नहीं है तब क्या किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है अनरिजर्व वाली जो महिला होंगी, ठीक है, तो उस सीट को जो है अनरिजर्व में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। यही सारा प्रोसेस जो है अध्यक्ष पद के लिए होगा, और यहाँ भी वही चीजें होंगी कि मान लो किसी वार्ड से किसी अध्यक्ष जो पद मतलब अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति चुना गया है, ठीक है, वो जो है आरक्षण उनको दिया जा रहा है एससी के लिए, ठीक है, एससी जो आरक्षित है वो अगर अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो मान लो वहां पे जो है एससी वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो वो जो पद है वो कहाँ चला जाएगा, जो अनरिजर्व है उसको जो है अध्यक्ष जो है बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वहां पे एससी व्यक्ति का, अगर एससी व्यक्ति है, ठीक है, वो उसका कास्ट जो है एससी है और एससी को जो है अध्यक्ष के लिए चुना गया है, अब वहां पे जो सीट अवेलेबल है वो अनरिजर्व है, ठीक है, तो जो एससी होगा, ठीक है, उसको जो है अनरिजर्व में जो है क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि वहां पे अगर एससी का कोई पद ही नहीं है तो इसका मतलब एससी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एससी का पद है नहीं है फिर भी जो है अनरिजर्व में वो बन सकता है अगर उसको अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है तब, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, ये दोनों के लिए होगा। अब आगे हम देखते हैं, शपथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं कि देखिए पहले क्या होता था कि अध्यक्ष जो है अलग से शपथ लेता था, लेकिन अब जो है अध्यक्ष जो है पार्षद के बीच में से ही चुना जाएगा, तो इसलिए जो अध्यक्ष होगा वो जो है कोई अलग से शपथ नहीं लेगा, वो पार्षद पद से ही जो है शपथ ले लेगा, ठीक है। तो पार्षद पद के शपथ के साथ ही जो है अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने से पूर्व जो है जितने पार्षद होंगे वहां के, तो उनको जो है एसडीएम जो वहां का होगा वो जो है क्या कराएगा, पार्षद पद का जो है शपथ दिलवाएगा, ठीक है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है कोई भी शपथ नहीं लेंगे, वो पार्षद के रूप में ही पहले से जो है शपथ ले चुके होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए पहले क्या होता था, अध्यक्ष के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता था, बल्कि जो है उनके लिए रिकॉल का प्रोसेस होता था, मतलब वापस बुलाने के लिए। अब जो है अध्यक्ष का जो रिकॉल का पद है वो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, मतलब जो रिकॉल का जो प्रोसेस है, जो क्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब जो है अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। किसके खिलाफ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। तो अब ये आएगा कैसे, तो जिस तरह से उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था उसी तरह जो है अध्यक्ष के लिए भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसको तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले देखते तो निर्वाचित पार्षद में कम से कम
1/6 मतलब जितने निर्वाचित पार्षद हैं, जितने चुने गए पार्षद हैं, उसमें से अगर 1/6 पार्षद अगर लिख के उस पे हस्ताक्षर करके सीएमओ को देंगे। ठीक है, अगर कोई पार्षद है और पार्षद में जो है मतलब 1/6 पार्षद जो है लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हस्ताक्षर करने के बाद जो है उसको जो है उसकी कॉपी जो है किसको दे दी जाती है, तो सीएमओ को जो है कॉपी दे दी जाती है। ठीक है, और सम्मेलन की सूचना जो है 10 दिन पूर्व, मतलब अगर किसी के विरुद्ध जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो उसके लिए सम्मेलन बुलाया जाएगी और सम्मेलन की सूचना जो है सारे पार्षदों को जो है 10 दिन पूर्व ही दे दी जाएगी। ठीक है, कि हाँ इस दिन जो है इस के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो उसकी जो है हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे। ठीक है, अब वो जो मीटिंग होगी, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो मीटिंग बुलाई गई है, जो सम्मेलन बुलाया गया है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो मान लो जो है नगर परिषद के लिए जो है अगर बुलाया जा रहा है, नगर परिषद के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए, तो जो वहाँ के जो कलेक्टर होंगे या फिर किसी जो ए ग्रेड जो अधिकारी होगा, ठीक है, उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है, तो वो जो है उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। और जो नगर पंचायत के लिए जो सेकेंड ग्रेड के, बी ग्रेड के जो अधिकारी होंगे, उनके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा, वो जो है उस सम्मेलन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उपस्थित या मत देने वाले निर्वाचित पार्षदों का जो है 2/3 बहुमत निर्वाचित कुल पार्षदों के अगर जैसे कि ये समझा जाता है कि हाँ इस प्रस्ताव को हम पास करेंगे, तो ये प्रस्ताव पास कब होगा? ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है कि जितने वहां पे उपस्थित हैं या जो मत देने वाले निर्वाचित पार्षद हैं, ठीक है, उनका जो 2/3 बहुमत है, जितने लोग वहां पे हैं, ठीक है, जितना वहां पे बहुमत है, तो वो कितने से अधिक होना चाहिए? तो जितने निर्वाचित कुल जितने पार्षद हैं, जितने निर्वाचित पार्षद हैं, उसके आधे से अधिक होना चाहिए जितने वहां पे जो है मत देने वाले निर्वाचित पार्षद हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे तब जो है उसका अविश्वास प्रस्ताव जो है क्या होगा? पारित माना जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजों को नोट कर लीजिएगा कि देखिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 2 वर्ष की कालावधि के भीतर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगर काला मतलब अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के 2 वर्ष की जो कालावधि, मतलब उसकी जो कार्यकाल है, ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद ही जो है, अगर 2 वर्ष हो जाता है उसको काम करते हुए, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है अस्वीकृत होने की 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं मान लो किसी वर्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अब वो अविश्वास प्रस्ताव जो है क्या हो गया? पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो 1 साल तक जो है ऐसा किसी भी तरीके से जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, और पारित हो जाता है अगर, तो सीएमओ को जो है, सीएमओ को ये मिलता है कि हाँ इसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पारित हो गया, तो वो सीएमओ जो है 1 कॉपी इसकी जो है कलेक्टर को जो है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, विशेष सम्मेलन को, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, विशेष सम्मेलन किसी विशेष कार्य के लिए जो है बुलाया जाता है, तो जो निर्वाचित पार्षद में जो कम से कम जो है अगर 1/3 पार्षद हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो उसके लिए जो है एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और मीटिंग तभी बुलाई जाएगी जब वहाँ के जो पार्षद हैं, तो वो जितने पार्षद हैं, अगर उसके 1/3 पार्षद जो है सहमत हो जाते हैं और हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ बुलाना चाहिए, तभी जो है ये सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, और लिखित मांग करे तो 2 सप्ताह के, और जो ये सम्मेलन है अगर ये पारित हो जाता है लिखित मांग के साथ, तो 2 सप्ताह के भीतर ही जो है सम्मेलन को बुला लिया जाएगा। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है अगर 2 सप्ताह में नहीं बुला पाते हैं सम्मेलन को, ठीक है, तो इस सम्मेलन को 2 सप्ताह के अंदर ही जो है सीएमओ जो है इसको बुला लेगा।
ठीक है। और 3 दिन पूर्व सम्मेलन के मतलब ये बोल दिया गया है कि हाँ विशेष सम्मेलन होगा, ठीक है, मीटिंग रखी जाएगी। तो इन सारी इस दिन हमें मीटिंग रखना है, तो उस जिस दिन मीटिंग होगी उसके 3 दिन पूर्व ही जो है ये सूचना जो है पार्षदों को पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हम जो है यही खत्म करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है उसको हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।